किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सोमवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोमवार के दिन कृषि दर्शन में फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आप फोन लाइन से जुड़ते हैं हमसे, हमारे विशेषज्ञों से, और जानते हैं खेतीबाड़ी उद्यानिकी से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ से। तो फोन लाइन पर जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 27049999 2704 और 98, ये हमारा फ़ोन नंबर है। इसके अलावा अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा STD कोड है 0141, ये लगाना नहीं भूलें, तभी तो आप विशेषज्ञों से बात कर पाएंगे। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अतर सिंह मीणा, अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन जयपुर से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हम बात कर रहे हैं इस सप्ताह के कृषि एवं उद्यानिकी कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मन में यही बात उठती है कि इस सप्ताह में कौन कौन से वो मुख्य काम हैं जो किसानों को कृषि में और उद्यानिकी में कर लेने चाहिए। देखो, वैसे तो किसान भाई से बताना कि कौन कौन से कृषि कार्य किए जाने हैं बहुत वो है, उन्हें तो एक तरह से सूर्य को ज्योति दिखाना है, क्योंकि वो सब जानते हैं। कहा जाता है कि जहाँ ने पहुँचता है रवि वहाँ पहुँचता है कवि, और जहाँ ने पहुँचता है कवि वहाँ पहुँचता है अनुभवी। तो हमारे किसान भाई हैं, उनको खेती का पूरा अनुभव है, कौन से कार्य कब करने हैं। फिर भी हम जामंत रूपी, क्योंकि कृषि दर्शन के माध्यम से किसान भाइयों को आगाह करते हैं कि इस समय कौन से कार्य इस सप्ताह में कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहला कार्य है जो प्रदेश में 3 कार्य एक साथ चल रहे हैं, जो हमारी रबी की फसल की कटाई का कार्य है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में जैसे गंगानगर संभाग है या जहां विलम्ब से बोई थी वहां कटाई का भी कार्य चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में फसल काट तो नहीं है, खेत में पड़ी है, उनकी गहाई का कार्य करना है। और कुछ क्षेत्रों में जो गहाई भी कर लिया, अनाज निकाल लिया, उसके भंडारण का कार्य चल रहा है। तो ये 3 कार्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग एक साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो फसल जायद की फरवरी मार्च में बोई थी, चाहे वो मूंग है या सब्जी की फसल है, कुछ चारे की भी बोई हैं, तो उनमें देख रेख का, जैसे खाद उर्वरक सिंचाई का प्रयोग करना है। कीट व्याधि प्रकोप लग रहा है तो उसका भी ध्यान रखना, नियंत्रण करना है। इसके साथ साथ कुछ कार्य ऐसे करने हैं कि आगामी भविष्य के लिए जो खरीफ का है, जैसे मिट्टी पानी का परीक्षण करवाना है, फल बगीचे लगाने हैं तो उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। जैसे ही फसल की कटाई हो जाती है तो गर्मी की जुताई का कार्य किसान भाइयों को करना है। और इसके साथ साथ चूँकि आगामी जो मौसम है विशेष रूप से खरीफ का, उस किसान भाई उसकी जैसे उसको कुछ आदान लेना है या कुछ किसी यंत्र लेना है, बहुत सारे किसान भाइयों को कुछ सरकार की सहायताओं को लेना है, तो उसके लिए आवेदन करने का भी कार्य इस समय है। बहुत सारे काम इस सप्ताह में किसानों को करने हैं और इतने सारे काम आपने बता दिए हैं, कहीं हमारा किसान कहीं हड़बड़ा ना जाए, कोई भी काम उसका चूक ना जाए। इसीलिए हम बारी बारी से इन सब बातों को आपसे विस्तार से जानते चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि रबी पिछेती की जिन्होंने बुआई की थी उनके लिए कटाई, गहाई और भंडारण वो करें। किन किन बातों का ध्यान इन तीनों कामों में हमारे किसानों को रखना चाहिए, ये बताइए। देखो, हमारे किसानों का ही कहना है कि चना अधपका, जौ पक्का, गेहूं बाली लटका काट। जैसे गेहूं की यदि बाली लटक जाती है, ये उनकी परिपक्वता के लक्षण है, तो उसके हिसाब से वो कटाई करें, ताकि कटाई में ये ध्यान रखें कि विशेष रूप से वो बाली टूटे नहीं सुबह शाम। इसके साथ साथ जो हमारी फसल कटाई करके जो रखते हैं खलिहान है, तो वो थोड़ी ऐसी जगह पर हो कि थोड़ी ऊंचाई भी हो, मानो किसी कारण बरसात आ जाए, कुछ हो तो पानी नहीं भरे। इसके साथ साथ जैसे तार नहीं जा रहे हों उसके आसपास, ऐसी जगह रहेंगे। गहाई करते समय भी विशेष ध्यान रखना है कि धूम्रपान नहीं करें और ढीले ऐसे कपड़े नहीं पहने, बालों को सही तरह रखें कि उसमें किसी तरह गहाई करते समय दुर्घटना नहीं हो जाए। इसके साथ साथ जो किसान भाई भंडारण करते हैं, तो कई बार क्या होते हैं जी, जैसे ही थ्रेसिंग या गहाई की और वो सीधा उसको भंडारण अपने गोदाम में रख देते हैं, तो किसान भाई ये है कि थोड़ा उसको ठंडा करें, सुखा लें। यदि 10-12% तक नमी हो जाए उस समय उसका भंडारण करें, ताकि उसमें कीट व्याधि का प्रकोप कम हो। फिर भी क्योंकि कीट व्याधि कई बार नमी के कारण, क्योंकि भंडारण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दीवार के जैसे बोरियों में रख रहे हैं तो दीवार से टच नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ऊंचे पर कुछ पत्थर या पटेला या कुछ ऐसा रख दें ताकि वो ऊंचाई पर है, नमी नहीं पकड़े। और देसी तरीके से भी कई किसान भाई जैसे नीम की पत्तियां सुखाकर उसमें डाल लेते हैं, तो उससे भी कीट आदि का प्रकोप कम होता है। और फिर भी आजकल बाजार में रासायनिक जैसे एल्युमिनियम फास्फेट या फास्पीन की एक
पौच भी मिलता है, तो उसका भी उपयोग कर कर अपनी फसलों को इन कीटों से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि नमी की आपने बात कही, तो कहते हैं पुराने ज़माने से ही कि अगर गेहूं के दाने को दांत के नीचे कट करके देखा जाए और आवाज़ आती है तो वो भंडारण के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये नमी के लिए ही पहचान है ये जी। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि भंडारण के वक्त नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम जिस भी बारदान में या कट्टे में या बोरी में अपने अनाज का भंडारण कर रहे हैं, उसका धूमीकरण कितना ज़रूरी है और क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए? देखो, पुराने यदि बारदाने हैं तो उसको अपन जैसे मैलाथियोन उसका घोल में भी आती है और पाउडर से भी है, तो उससे उसको उपचारित कर लें और उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लें, और उसकी मैलाथियोन से उसके गोदाम है तो उसकी पुताई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही उसको भंडारण करते हैं तो उसको एयर टाइट कर देते हैं बिल्कुल, ताकि उससे बाहर नहीं जाए। तो थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए कि उसको खोलें नहीं, बीच में 1 सप्ताह जितनी रखना हो। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या कृषि से जुड़ी हुई है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर नाम राम सिंह है जी, हनुमानगढ़ जिले से बोल रहा हूँ जी। जी राम सिंह। आम का बगीचा लगाना है जी, उसकी जलवायु के अनुसार सही है क्या हमारा क्लाइमेट? जी देखो, आम का बगीचा, हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या कि सर्दी का प्रकोप थोड़ा रहता है, सर्दी से नुकसान आम में ज़्यादा होता है, पर फिर भी चूँकि आजकल अपन इस तरह के आके हैं कि कुछ सी संरक्षित उस तरीके से यदि करते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन वैसे ज़्यादातर क्योंकि उस क्षेत्र में जैसे किन्नो है यही करते हैं, आम इतना नहीं करते हैं, फिर भी आप सुरक्षा यदि सर्दी से बचा सको तो लगा सकते हो। मिट्टी जलवायु के हिसाब से तो ठीक है जी। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि भंडारण में, कटाई में, गहाई में सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है, आपने गर्मी की गहरी जुताई का भी जिक्र किया था। किस तरीके से ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके की विधियों को अपनाते हुए गर्मी की गहरी जुताई हमारे किसान को करनी चाहिए, बताइए। देखो किसान भाइयों, गर्मी की जुताई का कार्य तो एक है, लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। सबसे पहले तो जैसे गर्मी की, ये रबी की फसल कटाई के उपरांत अपन जैसे गर्मी की जुताई करते हैं तो वो एक भूमि जुताई करने से खुल जाती है, उसमें वायु का संचार हो जाता है, और जो कीड़े पतंगों के अंडे या जो छुपे रहते हैं तो इस समय जो तेज़ गर्मी होती है उसके कारण से वो मर जाते हैं। और यदि जुता हुआ खेत रहता है तो गर्मियों में जैसे हवा चलती है, इधर उधर होता है, तो दूसरी जगह से कुछ जैविक जैसे गोबर के या किसी जगह वो मिट्टी उड़ के आती है, वो भी लाभदायक होती है। तो ये काफ़ी उपयोगी है ये फसल। आम के आम गुठलियों का दाम, और पहली बरसात होगी तो अच्छी तरह से उसमें नमी का भी संग्रहण हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है। हाँ, सोख लेगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात। अगर जायद फसलों की बात की जाए, डॉक्टर साहब आपने कहा था कि जायद फसलों में भी कृषि कार्य इस सप्ताह में कुछ करने हैं, वो कौन से काम है हमारे किसानों को बताइए। देखो किसान भाइयों, जायद में मुख्य रूप से जैसे ये मूंग की फसल किसान भाइयों ने ली थी, और सब्जियों की फसल है, चाहे वो भिंडी हैं, टिंडे हैं, तुरई हैं, तो सबसे पहला कार्य तो इसमें पानी का है कि सिंचाई का है समय पर। मूंग की फसल में तो ज़्यादातर ऐसा है कि जैसे एक तो उसमें जैसे दाली ये शाखा छटती है तब देते हैं, या फूल आने से पहले और फली बनते समय 3। लेकिन फिर भी कई बार क्या है कि कई मिट्टी की उस पर भी निर्भर करता है, जैसे रेतीली मिट्टी है, गर्मी पड़ रही है, वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा हो रहा है, तो पानी आप सिंचाई की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या भिंडी है, उनमें नियमित रूप से पानी देते रहें। वैसे तो हर सप्ताह देना है, यदि रेतीली मिट्टी ज़्यादा है तो उसमें 3-4 दिन में भी देना उचित रहेगा। साथ साथ उर्वरक का भी प्रयोग करना है। इसके साथ साथ कुछ फसल यदि किसान भाई जैसे चारे की भी बो रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य में खेती के साथ साथ पशुधन का बहुत बड़ा महत्व है, और चारे के लिए विशेष रूप से जो ये गर्मियों में जो फसल बोई जाती है उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार और लोबिया की फसल है। तो कई बार तो मक्का और ये लोबिया यदि इनको मिलवा करके बोते हैं तो और गुणवत्ता उसकी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों ने ज़्यादातर वैसे तो चारे की फसल बो ली है, यदि नहीं बोई है तो अभी भी वो किसान भाई बो सकते हैं। बीज की मात्रा जहाँ तक बात करते हैं तो जैसे बाजरे की फसल बोनी है तो 10-12 किलो बीज प्रति हेक्टर की ज़रूरत पड़ती है चारे के लिए जी। आप जैसे यदि ज्वार बोते हैं तो 25 से 30-40 किलो तक भी बोते हैं मक्का की फसल को। 30-35 किलो ग्वार की है, 30-35 किलो सीड रेट आपके लोबिया की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो
हाँ जी। नमस्कार, कृषि दर्शन में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं साहिलाल बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका हिलाल जी? सर। मेरा ये अंगूर किरोंदे के पौधे लगे हुए हैं, उसके फल नहीं आ रहा है जी 11 साल से। देखो ऐसा है कि कहा जाता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो वो निर्भर करता है कि कितने दिन के हो गए हैं। क्योंकि करोंदा में 3 साल से पहले तो ज़्यादातर फल आते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये देसी बीजू ही होते हैं। जी तो इसमें विशेष रूप से ध्यान, कोई भी करोंदा ही नहीं, कोई भी फलदार पेड़ है कि जब आप ध्यान रखें कि उसमें फूल आते रहें तो उस समय थोड़ा पानी का प्रयोग कम कर दें, क्योंकि पानी डालने से फूल झड़ते हैं और फूल झड़ने से आपके फल नहीं लगते। तो यदि आपके करोंदे में कहीं फूल आते हैं तो उस समय फूल आते समय पानी का प्रयोग कम कर दें। जी, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे गर्मियों में, आपने बताया चारे की फसलें जो किसान ले रहे हैं, या सब्जियों की भी अगर हम इसी के साथ बात करें कि कोई अगर सब्जियों की भी फसल लेना चाह रहा है तो किस बात का उससे ध्यान रखना चाहिए? देखो सब्जियों में इस समय तो विशेष रूप से ध्यान तो ये है कि पानी की उसके पर्याप्त व्यवस्था हो। हालांकि पहले ही बोली है, लेकिन अभी भी जैसे भिंडी लगा सकते हैं, तुरई है, टेंडा है, ये लगा सकते हैं। बीज निश्चित विश्वसनीय स्रोत से हो, क्योंकि ताकि उगे, कई बार किसान बोते हैं तो उगता ही नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें, उसकी गहराई ज़्यादा नहीं बोएं और पानी देते रहें। ये तो विशेष रूप से सब्जियों में भी है, खाद उर्वरक का प्रयोग करते रहें। चारे की जैसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि बीज की मात्रा तो मैंने बताई, लेकिन किस्मों की भी बात होती है, क्योंकि चारे के लिए अनाज की फसलों से थोड़ा अलग होती है। तो जैसे बाजरे में राजको है, जंट है, राज बाजरा ये भी आती है, 72 है, 74 है। ऐसे ही ज्वार में SSG 988 है, 855 है, SSG 59-3 है। इसके अलावा कुछ पूसा चरी 1, 3, 6 इस नंबर से कुछ आती है, उन किस्मों को भी बो सकते हैं। मक्का में अफ्रीकन टॉल काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है, उसको आप चारे के लिए किसान भाई बो सकते हैं। ऐसे ही ग्वार में जैसे पैस एक 277 है, SG 119, 156 है। लोबिया में कोहिनूर है, रशियन जॉइंट है। तो कोई भी किस्म किसान भाई ये चारे की फसलों में के लिए बो सकते हैं। सब्जियों में बहुत सारी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से निकली, जैसे पूसा के नाम से भी आती हैं और निजी स्रोतों से भी मिलती है, तो उसके अनुसार किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो मुख्य काम हमारे इस सप्ताह में करने में बताए थे, उसमें मिट्टी पानी की जांच का जिक्र किया था। मिट्टी पानी की जांच कितनी ज़रूरी है, क्या प्रक्रिया है और क्यों करवानी चाहिए, क्या लाभ उससे किसान को होता है, इसके बारे में भी बताइए। देखो मिट्टी पानी की जांच खेती में उतना ही महत्व रखती है जितना यदि हम बीमार हो जाते हैं तो उसका परीक्षण करवाते हैं, पूरा टेस्ट कराते हैं, तो उसी के अनुसार डॉक्टर इलाज करता है। तो यदि हम मिट्टी और पानी की जांच कराए हैं तो हमारा जो खाद उर्वरक प्रयोग करते हैं, अनाधुंध जो प्रयोग करते हैं, उससे हमारी पैसा तो बचेगा ही और ज़मीन की उर्वरता भी संतुलित रहेगी, क्योंकि जितनी उर्वर उसकी ज़रूरत है उतना ही हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए मिट्टी पानी और पानी की गुणवत्ता के हिसाब से पता लगता है कि इसमें कौन सी फसल बो सकते हैं, क्योंकि पानी के हिसाब से ही देना होगा। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पानी का यदि परीक्षण किसान भाइयों को करवाना है तो अब कुएं तो है नहीं, लेकिन फिर भी कई जगह यदि कुएं हैं तो कुएं में जैसे ही पानी लेते हैं तो बाल्टी को 8-10 बार थोड़ा उसमें डुबो कर ले लें और तब उसको पानी निकालें और साफ बोतल में उसको पूरा भर के और उसमें नाम लिख लें उस कुएं का, जो भी किसान भाई का नाम है। मिट्टी का परीक्षण करना है तो मिट्टी का परीक्षण के लिए जैसे 8-10 जगह चिन्हित करके और 15 सेंटीमीटर गहराई से बी आकार का एक गड्ढा करके और उस साइड से मिट्टी लेके इकट्ठी कर लेते हैं। मतलब जैसे 4-5 किलो भी मिट्टी हुई तो यूँ उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा के आगे पीछे हटाकर जब आधी किलो बचती है उसको एक थैली में कपड़े की में रखकर उसमें वही खेत का खसरा, नाम या किसान का नाम, सारा डिटेल लिखकर हम प्रयोगशाला में भेज दें तो वहाँ वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें सारा आएगा कि इसमें इतना नत्रजन है, इतना वो पीएच है, उसके हिसाब से कौन सी फसल ले सकते हैं, ये सारे किसान भाई उसमें रिकमेंडेड होते हैं। जी, तो मिट्टी और पानी की दोनों की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर साहब बात करें बगीचों की तैयारी की, इस सप्ताह में किस तरीके की तैयारी हमारे किसानों को करनी है, किन विशेष बातों का ध्यान उन्हें रखना है, खास तौर पे बगीचों की तैयारी में, ये भी बताइए।
देखो किसान भाइयों, बगीचों की तैयारी के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि जलवायु दशा के आधार पर अलग अलग पौधे हैं। किसी क्षेत्र में कोई सी फसल अच्छी होती है, उसके अनुसार फसल का चयन करके फिर उसकी कितनी दूरी पर कतार से कतार, कितना पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित है, उसके अनुसार वो गड्ढे खुदवा लें। जी। गड्ढे मानो जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर 1 मीटर जैसे खोदते हैं, तो उस मिट्टी को निकाल कर और उसमें अच्छी तरह सड़ी गली गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिला के मिट्टी में भर दें और उसके बाद में उसको छोड़ दें खुला, ताकि वो अच्छी तरह से तप ले। तो ये गर्मी की जो मतलब जुताई के साथ साथ फलदार बगीचे हैं, तो ये गड्ढे खुदाने का कार्य है। और इसके साथ साथ क्योंकि किसान सरकार बगीचा लगाने पर भी सहायता देती है, तो उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल पर वो आवेदन कर दें। आवेदन के लिए उसको जनाधार है, उसकी जमाबंदी है, फोटो है, पासबुक, ये आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उसको कर दे। कोई भी योजना का फायदा लेना है तो राज किसान साथी पोर्टल पर किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने योजनाओं की बात की है तो मन में सवाल आता है कि जान लें इस समय कौन कौन सी योजनाएं या सरकारी मदद किसानों को मिल सकती है, चल रही हैं, इसके बारे में बताइए। देखो किसान भाइयों, जैसे हम उद्यान विभाग की लें तो उद्यान विभाग में जैसे कई बार पौधे की बगीचे लगाने की बात आती है, तो कहते हैं कि जब मतलब 2-3-4 साल पानी देते रहें, पौधे तैयार करने बाद में पता लगता है कि जिस किस्म का पौधा होना चाहिए उस किस्म का नहीं है। तो भारत सरकार की नज़र में ये आया कि क्यों नहीं किसान अपने स्तर पर ही नर्सरी लगाए। तो सबसे पहली राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत योजना है नर्सरी स्थापना। तो एक बड़ी नर्सरी जो 1 से 2 हेक्टेयर की है और उसके लिए इस बार 30 लाख रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से उसकी इकाई लागत रखी है और उसका 40% तक उसमें सब्सिडी है। दूसरे, यदि 0.4 से 1 हेक्टर की यदि कोई छोटी नर्सरी लगाना चाहता है तो जिसकी लागत 20 लाख है, उस पर 50% के हिसाब से सहायता सरकार देती है जी। इसके अलावा जो नर्सरियों को अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए भी 4 लाख प्रति इकाई उसकी है। छोटी कुछ इस तरह की ट्रे टाइप प्लेट वो बनाते हैं पोर्टेज, तो उसके लिए भी सहायता है। बगीचा लगाने पर अलग अलग जैसे 75,000 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से और उसकी लागत मतलब लागत इकाई है, उसका 40% तक सब्सिडी है जी। फिर कुछ अलग हैं, जैसे बनाना जो केला है, केला जो टिश्यू कल्चर वाली है तो उसको 1,75,000 तक उसमें इकाई लागत है, उसका 40% सब्सिडी है। आपके ड्रैगन फ्रूट तक भी इस बार राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया है, उसमें भी 6.7 लाख रुपया की यूनिट कॉस्ट है, उसका 40% तक सब्सिडी है। सब्जियों पर यदि लगाते हैं तो सब्जियों में भी 60,000 रुपया प्रति हेक्टर की इकाई लागत है, उसका 40% सहायता है। मसालों की खेती भी करेंगे किसान भाई तो उस पर भी 40% सहायता है। फूलों की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं तो उस पर भी सहायता है। तो हर चीज़ में ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, IPM INM है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम है, बहुत सारी योजना है। कृषि विभाग में देखें तो मिट्टी परीक्षण से लेकर सारी आपके कटाई की, कौन सा कृषि यंत्र लेना है, इवन हम जो किसान भाइयों की बच्चियां यदि कृषि विषय लेकर पढ़ रही हैं तो उसको भी छात्रवृत्ति दे रहे हैं। PhD ये कर रही हैं तो 40,000 रुपया तक की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। तो ना सिर्फ कृषि में बल्कि कृषि के क्षेत्र में अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारी छात्राएं कर रही हैं, तो उनके लिए भी सरकारी मदद उन्हें मिल रही है। तो खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए हर तरीके का कदम हमारी सरकार भी उठा रही है, हमारे किसान भी उठा रहे हैं। और कोई भी जो योजना है सफल तभी होती है किसान भाइयों जब हम खुद उसके लिए एक बार जुट जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तभी उसका लाभ हमें मिल पाता है। तो सही बात है। चलते चलते आप शॉर्ट में हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों, सबसे वैसे तो देखो किसान भाइयों का ही कहना है कि खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारियो च लाख लोग हो संग। तो खेती धनी सेती, यदि स्वयं जब तक नहीं करेंगे खेती सफल नहीं होती, तो स्वयं यदि ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से खेती में आप सफल होंगे जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही डॉक्टर अतर सिंह मीणा की खेती है वो सावचेती के साथ हमें करनी चाहिए।
और आप कृषि दर्शन में कुछ नया देखना चाहें तो किसान साथियों हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। तो अब कार्यक्रम में चलने का समय हो रहा है, तो यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी के साथ धन्यवाद सर आपके आने का, और जय हल जय हलधर।